डियर स्टूडेंट, अभी एक दो दिन पहले मैंने 30 क्वेश्चंस का एक डीपीपी डाला था। ओके, तो उस डीपीपी के सॉल्यूशन में यहाँ पे ले रहा हूँ। आई होप आपने ट्राई किया होगा और जहाँ भी डाउट्स हैं वो इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ए रोप ऑफ लेंथ L एंड मास M is hanging from a rigid support. The tension in the rope at a distance x from rigid support. क्वेश्चन समझे? एक स्ट्रिंग है या रॉड, कुछ स्ट्रिंग मान लें अपन, इसकी लेंथ L है। ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया बच्चों, और इसका मास M है। तो जो रिजिड सपोर्ट है वहां से x डिस्टेंस पे जाकर के इस पॉइंट पे टेंशन बतानी है। तो सीधे सा तरीका क्या है कि जिस पॉइंट पे टेंशन बतानी है वहां से अपन स्ट्रिंग को काट देते हैं। तो यहां से मैंने स्ट्रिंग काट दी, तो बच्चों रिमेनिंग जो पार्ट होगा वो हो जाएगा L माइनस एक्स। अब देखिए, नीचे वाला जो पार्ट है उसका आसानी से मैं FBD बना सकता हूं, नीचे वाले पार्ट का। ऊपर वाले पार्ट का भी बनाना चाहोगे, ऊपर वाले पार्ट में दिक्कत क्या आएगी कि यहाँ जो है फोर्स वो हमें मालूम नहीं है। नीचे वाले पार्ट से करना ज्यादा इजी है। तो नीचे वाले पार्ट का मैंने FBD बनाया। देखो सभी, ये क्वेश्चन अपन ने किया था। ये डिस्टेंस L माइनस एक्स है। अब ये डिस्टेंस अगर L माइनस एक्स है तो इस पे नीचे जो फोर्स लगेगा वो है इस पार्ट का mg, और इस पार्ट का मास कितना है m डैश, m डैश इंटू जी, क्योंकि m मास पूरा स्ट्रिंग का है तो इस पार्ट का मास m डैश एज्यूम कर लिया। और ऊपर टेंशन जो मुझे कैलकुलेट करनी है। अब तुम्हें दिख रहा है कि पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, स्ट्रिंग लटकी हुई है बस। तो रेस्ट का होने का मतलब क्या इक्वेशन बनेगी बताओ? T शुड बी इक्वल टू m डैश जी। अब m डैश कहां से लाऊं, क्योंकि ये अननोन है। तो m डैश कैसे लाओगे बताओ? पूरी स्ट्रिंग L लेंथ की है, उसका मास गिवन है, तो इस टुकड़े का मास निकाल सकते हो तुम। अगर पूरी स्ट्रिंग का मालूम है तो यूनिटरी मेथड लगा करके कि भाई L लेंथ का जो मास है वो तो m है, तो यूनिट लेंथ का कितना होगा बताओ? m बाई एल। इसलिए L माइनस एक्स का मास क्या होगा? तो m बाई एल इंटू L माइनस एक्स। समझ आ गया बच्चों? इसका टुकड़े का मास कैसे निकाला मैंने, समझे? पूरी स्ट्रिंग का मास m था तो उसी प्रपोर्शन में बांट दिया अपन ने। L लेंथ का मास कितना था? m, तो यूनिट लेंथ का कितना होगा बताओ? m बाई एल। तो हमें कितने का चाहिए? L माइनस एक्स का। तो यूनिट लेंथ का अगर m अपॉन l है तो L माइनस एक्स का ये हो जाएगा। इसलिए T इक्वल टू क्या इक्वेशन आएगा? m डैश का लिखेंगे m बाई एल इंटू L माइनस एक्स इंटू जी। ये टेंशन पूछी गई थी, तो कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ? सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। देखो दिख रहा है ना, m इंटू L माइनस एक्स इंटू जी डिवाइड बाई एल। ठीक है बच्चों, चलो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आई होप कर लिया होगा। ये सेकंड क्वेश्चन क्या है? एक बार IIT में आया वो क्वेश्चन है भैया ना, जेई में आया था एक बार क्वेश्चन ये। इसमें वही पुली मास सिस्टम, यहां पे ये ब्लॉक, ये स्ट्रिंग, इसका मास m, इसका भी मास m, और ये रूट 2m। ठीक है, और ये दे रखा है एंगल थीटा दे रखा है तुम्हें। ये अल्फा मान लो, जो भी है, थीटा मान लो अपन, ये थीटा है। अब ये अगर थीटा है तो डेफिनेटली सिमेट्री से कह सकता हूं ये भी थीटा होगा। तो अब इसमें पूछा कि थीटा की वैल्यू क्या होगी कि इक्विलिब्रियम में हो, यानी कोई सा भी ब्लॉक किसी डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, ना ये नीचे जा रहे हैं ना ऊपर जा रहा है, कोई सब रेस्ट पे है। सब अगर रेस्ट पे है तो कैसे रेस्ट पे होगा देखो? तो इसमें टेंशन क्या मान लें अपन? T, और नीचे क्या लगेगा इस पे बताओ? mg।
अब यहाँ टेंशन टी है तो यहाँ भी कितनी होगी इस स्ट्रिंग में, बताओ टी होगी। इस स्ट्रिंग में टी है तो अब इसमें भी टी होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी देखो नीचे एम लग रहा है, यहाँ भी नहीं एम सेम मास दे रखे। तो अगर यहाँ एम को टेंशन बैलेंस करेगा तो इसमें भी कितनी होनी पड़ेगी, बताओ टी होनी पड़ेगी। देखो अलग थोड़ी हो सकती है, क्योंकि उतना ही फोर्स नीचे है और उतना ही नीचे है, तो अगर इसको बैलेंस टी कर रहा है तो उसको भी टी बैलेंस करेगा, इसलिए यहाँ भी टेंशन टी होगी। समझे? तो अब ध्यान से देखो, √2m वाले के FBD, इधर है टेंशन टी, इधर भी टेंशन टी है, और दोनों एंगल थीटा, और नीचे कितना है बताओ, √2m इंटू जी, है ना। तो बताओ इनके कंपोनेंट लें अपन, कि इनके जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे, देखो ध्यान से देखना, इस टी का क्या आएगा ऊपर, इस वाले टी का क्या आएगा, टी कोस थीटा, और इधर क्या आएगा बताओ, टी साइन थीटा। ऐसे इस वाले टी का देखे अपन, इस वाले टी का फिर आएगा इधर क्या, टी कोस थीटा, और एक इधर जाएगा, देखो कौन सा बताओ, टी साइन थीटा। तो बच्चों क्लियर है, टी साइन थीटा से तो टी साइन थीटा कैंसिल हो रहा है, देखो एक इधर है एक इधर है, कैंसिल हो गई, इसलिए ब्लॉक हॉरिजॉन्टल नहीं चल रहा, ये तो हॉरिजॉन्टल चलता। और वर्टिकल क्यों नहीं चल रहा बताओ, ये कंपोनेंट मिलकर के इसको बैलेंस कर रहे होंगे। दिख रहा है क्लियर? तो क्या आएगा बच्चों बताओ, 2t cos थीटा, टी कोस थीटा और टी कोस थीटा कितने हो गए, 2t cos थीटा। एक इसको बैलेंस करेंगे, बोलो √2mg। अब t की वैल्यू कहां से लाऊं बताओ, t की वैल्यू कहां से आएगी, t इक्वल टू दिख रहा है तुम्हें यहां से, t का इक्वल है mg के इक्वल है, इस ब्लॉक से दिख रहा है t इक्वल टू mg, तो 2mg cos थीटा शुड बी इक्वल टू √2mg, और mg से mg कैंसिल हो गया, देखो तो 2 cos थीटा इक्वल टू √2, दो को और नीचे लेके जाऊं मैं तो cos थीटा क्या आएगा बताओ, √2 डिवाइडेड बाई 2, 2 को नीचे ले गया ना मैं, और बच्चों ये कितना होता है बताओ, √2/2 कितना होता है, 1/√2, है ना। अब बताओ cos थीटा 1/√2 है तो थीटा कितना रहा होगा, 45 डिग्री। जानते हैं अपन cos थीटा की वैल्यू 1/√2 कब होती है बताओ, तो थीटा यहाँ पे 45 डिग्री रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो आंसर है देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें, इसका जो ऑप्शन है दैट विल बी थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ध्यान देना। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा सा टॉर्क पे बेस्ड है, तो इसको भी स्किप करो, क्योंकि इसमें रोटेशनल मोशन के थोड़े कॉन्सेप्ट हैं कि फोर्स बैलेंस करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा और कहां लगाना पड़ेगा। तो जो कहां लगाना पड़ेगा फोर्स, वो जो कॉन्सेप्ट है, इज इट क्लियर। लगाना तो 6 न्यूटन पड़ेगा, क्योंकि ऊपर 4 और 2 लग रहे हैं, तो ऊपर नेट फोर्स अगर 6 है तो नीचे भी नेट फोर्स क्या होगा, 6 होगा। अब कहां लगाना है वो कॉन्सेप्ट रोटेशनल मोशन में आएगा। तो इस क्वेश्चन को बच्चों भी जो है सर्कल बना के स्किप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सबने ट्राई किया होगा आई होप। फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखिए एक बार। फोर्थ क्वेश्चन, 10 coins आर प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, एक के ऊपर 10 सिक्के रखे हुए हैं, कॉइन्स होते हैं ना, ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल। ऐसे मान लो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कॉइन्स हैं एक टेबल पर रखे हुए, और हर कॉइन का बच्चों कितना मास दे रखा है, 10 ग्राम। एक कॉइन का मास 10 ग्राम है। ठीक है, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द 7th कॉइन ड्यू टू ऑल अबव द कॉइन। यानी 7th कॉइन कौन सा, देखो काउंटेड फ्रॉम बॉटम दे रखा, कहां से काउंट करने, बॉटम से। तो 1 2, तो ये 3 4 5 6 7, ये जो कॉइन है 7th। तो पूछा क्या है कि फाइंड द फोर्स ऑन द 7th कॉइन ड्यू टू ऑल कॉइन अबव ऑन इट। तो 7th कॉइन में बना लेता हूं, चलो इसको ऐसे मान लें अपन, ये 7th है, तो इस पे और कितने होंगे बताओ, ऊपर 8th होगा, 9th होगा और 10th होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, 7th कॉइन पे
इसके ऊपर जितने भी कॉइन हैं उन्होंने कितना फोर्स लगाया। इज इट क्लियर? इन तीनों ने मिलकर कितना फोर्स लगाया। तो एक्चुअली यहां पे इनके बीच में इस 7th कॉइन और 8th कॉइन के बीच नॉर्मल लगेगा। तो ये इसको किधर प्रेस करेंगे बताओ? नीचे की तरफ। ऊपर वाले जो कॉइन है नंबर 8, 9 और 10, उनकी वजह से इस पे नॉर्मल किधर होगा? नीचे की तरफ। उनकी वजह से मतलब नॉर्मल तो केवल एक ही लगाया, कौन सा? 8th। 9th नहीं लगाएगा, 10th कोई कॉन्टेक्ट में नहीं है ये। तो ये नॉर्मल तुम्हें निकालना है, ये वाला। ठीक है, अब ये नॉर्मल कैसे निकालूं? तो तुम्हें पता है ऊपर जो 3 कॉइन है इनका एफबीडी आसानी से बन रहा है। देखो ऊपर जो 3 कॉइन है, इसने अगर नॉर्मल एन लगाया तो रिएक्शन क्या होगा? इन पे भी एन लग जाएगा। हमें एन ही तो निकालना है। तो ये एन आसानी से कैलकुलेट हो कैसे? एन ऊपर लग रहा है इस पे, और इन तीनों का जो नीचे क्या लगेगा बताओ? mg। सिस्टम का एफबीडी बनाना सिखाया था ना। तो सिस्टम में क्या होगा? केवल एक्सटर्नल फोर्स दिखाते हैं, तो इस पे एन तो लगेगा ऊपर, और इन तीनों का mg होगा डाउनवर्ड्स। और वो डाउनवर्ड्स mg कितना है? 10 ग्राम का है। तो 30 ग्राम हो गया, और 30 डिवाइडेड बाई 100, सॉरी 1000 इंटू 10। ये क्या किया मैंने, समझे ना? ये तो लिखा है मास, 30 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया, 30 डिवाइडेड बाई 1000। इज इट क्लियर? और इंटू जी, जी कितना है बताओ? मास को हम किलोग्राम में लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो 30 डिवाइड बाई, तो देखो 1 2 1 2 2 0 कैंसिल, तो बताओ कितना आ गया? 3/10। और 3/10 का मतलब कितना हो गया? 0.3 न्यूटन। और किधर? इस पे पूछा गया कि इस 7th कॉइन पे किधर लगा। इस पे जो नॉर्मल है वो किधर लग रहा है? डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? 0.3 न्यूटन डाउनवर्ड्स। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे समझ में? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। 5th क्वेश्चन क्या है बच्चों? An object is resting at the bottom of 2 strings which are inclined at angle of 120 degree with each other. Each string can withstand tension of 20 Newton. The maximum weight of the object that can be sustained without breaking the string. क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन ये है कि 2 स्ट्रिंग हैं और इनसे एक ब्लॉक लटका हुआ। देखो एक स्ट्रिंग ये है और एक स्ट्रिंग ये है। अब ये दोनों जो स्ट्रिंग है वो एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे है। जैसा क्वेश्चन बोलता जाए बच्चों, डायग्राम बनाओ। दोनों स्ट्रिंग 120 डिग्री पे हैं और इससे एक ऑब्जेक्ट लटका हुआ है। अब देखा कि ये जो स्ट्रिंग मैक्सिमम टेंशन टॉलरेट कर सकती है, जिसको मैंने कहा था ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, तो टी मैक्सिमम जो हो सकता है स्ट्रिंग में वो है 20 न्यूटन। 20 न्यूटन से जैसे ज्यादा होगा तुरंत क्या होगा बताओ? स्ट्रिंग टूट जाएगी। तो तुम मैक्सिमम कितना वेट यहाँ पे लटका सकते हो? तो मान लो इसका वेट वो है W, जिसको हम mg कहते हैं। मास m होता है और वेट mg होता है। जानते हो ना, मास अगर पूछा तो m और वेट मतलब mg, अर्थ की तरह खींच रहे वो वेट होता है। तो अपन कैसे कैलकुलेट करें कि भाई सीधी सी बात है कि इसमें टेंशन और इसमें टेंशन 20 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो सकती, नहीं तो टूट जाएंगी। तो एक काम करें अपन, यहां से ध्यान से देखना, टोटल एंगल 120 है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, और सिमिलरली ये एंगल भी कितना होगा बताओ? 60 डिग्री। तो इधर टेंशन T और इधर टेंशन T, मैं T मान लेता हूं टेंशन, और T कितना हो सकता है मैक्सिमम? 20। तो चलो अब दिख रहा है तुम्हें, T के दोनों कंपोनेंट W को बैलेंस करेंगे। देखो अभी किया था ना कुछ देर पहले, तो T का कंपोनेंट इधर क्या आएगा बताओ? T cos 60। इस वाले T का भी क्या आएगा? T cos 60। दोनों T के ऊपर आएंगे तो क्या आ गया बताओ? 2T cos 60। और साइन वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, उससे मुझे मतलब भी नहीं, ये तो कैंसिल हो रहे हैं आपस में, है ना। दोनों जो टेंशन के कंपोनेंट है 2T cos 60, देखो ये किसको बैलेंस करें बताओ? इक्वल टू W। अब बैलेंस होने के लिए तुम्हें पता है कि टेंशन मैक्सिमम कितना हो सकता है? 20। और जब टेंशन को 20 रखोगे तो वहां तक तो ये बैलेंस कर लेगा। तुम सोचो, तुम इस W की वैल्यू बढ़ाते जाओ और वेट लटका दिया, और तो ये W अगर बढ़ता जाएगा
इधर टेंशन बढ़ती जाएगी, देखो इक्वलिटी लग रही है ना बीच में। अगर मैं इधर W को बढ़ाता हूं तो इक्वलिटी के लिए इधर कौन सी, देखो 2 तो कांस्टेंट है, 2 थोड़ी बढ़ेगा, cos 60 तो कौन किसको बढ़ाना पड़ेगा, टेंशन को। तो तुम वेट बढ़ाते जाओ, टेंशन बढ़ती जाएगी, और जब टेंशन 20 से जरा भी ज्यादा हो गई तुरंत स्ट्रिंग टूट जाएंगी। तो इसलिए यहाँ टेंशन की वैल्यू लिख लो कितना, 20 रख के देखो कि कितना टॉलरेट कर सकती है। तो 2 इंटू 20 इंटू cos 60 कितना होता है 1/2, ये मेरा W मैक्सिमम होगा। इससे जरा भी ज्यादा वेट लटकाया क्या होगा, स्ट्रिंग में टेंशन 20 से ज्यादा हो जाएगी, और वो ज्यादा हुई तुरंत टूट जाएगी। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, तो क्या आंसर आ गया बताओ, 20 न्यूटन मैक्सिमम टेंशन हो सकता है। इसलिए सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है, समझे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखते हैं इसको। ये सभी सॉल्यूशन बच्चों है ना, डीपीपी के नोट करते रहना, लिखते रहना, जो तुम पे आ गए हैं अच्छा है, नहीं है उनको नोट करते रहना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये एंगल है 60, ये एंगल है 30, यहां एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से वेट लटक रहा है, ये सॉरी यहां ये एक स्ट्रिंग है, इससे जो वेट लटका हुआ है वो है 10 kg। यहां टेंशन T1, यहां टेंशन T2 और यहां T3। देखो डायग्राम में दे रखा है सारा कुछ है ना। तो कौन सी टेंशन पूछी बच्चों, T2 कितना होगा। तो अब एक बात ध्यान से देखो, T2 कैलकुलेट करने के लिए इधर T2 होगा, दिख रहा है सबको, और इधर क्या होगा T3। अब ध्यान से एंगल देखना एक बार, ये अगर 60 है तो बोलो ये 60 होगा, एग्री। क्यों होगा, कौन से एंगल है बताओ, जेड शेप दिख रहा है, अल्टरनेट एंगल देखो। ये अगर 30 है तो ये भी कितना होगा बताओ, ये 30 होगा ये। तो अब हमें T2 की वैल्यू निकालनी है। देखो तो T2 की वैल्यू निकालने के लिए कंपोनेंट करें, तो T2 का इधर कंपोनेंट आएगा T2, देखते जाना cos 60, मैं यहां कर लेता हूं कंपोनेंट, इधर आ गया T2 cos 60, दिख रहा है सबको। देखो T2 cos 60, ऊपर कौन सा जाएगा बच्चों, T2 sin 60, ठीक है। T3 के कंपोनेंट करना, इधर आएगा, देखो आएगा ना T3 का, इधर क्या आएगा T3 cos 30, क्योंकि एंगल 30 है, ध्यान से है ना, 60 मत कर देना, इधर का 30 है। और इधर क्या आएगा T3 sin 30, और इधर जो है इक्वल टू T1, और T1 तुम्हें पता है इसके बराबर होगा। T1 यानी डायरेक्ट लिख दूं इधर कितना बताओ, ये 100 mg। क्लियर बच्चों। तो इक्वेशन बनाए, तो इधर का इक्वेशन बनाओ पहले, तो इसको बैलेंस करो, बताओ इसको बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा, T2 cos 60 यानी 1/2, देखो T2 cos 60 इक्वल टू T3 और cos 30 यानी √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, इससे आगे T2 इक्वल टू T3 इंटू √3, एक इक्वेशन तो ये आएगी, देखो आई ना। और एक वर्टिकल बैलेंस कर दें, वर्टिकल बैलेंस बोलना एक बार, T2 sin 60 यानी √3/2 प्लस T3 sin 30 यानी 1/2, ये दोनों मिलकर के देखो किसको बैलेंस कर रहे हैं बताओ, 100 को, है ना। अब तुम्हें निकालना क्या है, हमें निकालना T2 है, तो T3 को एलिमिनेट कर दे, T3 की वैल्यू यहां से लिख दूं, T3 कितना बताओ, T2 अपॉन √3 इक्वल टू T3 आया कि नहीं बताओ, रखते हैं यहां बच्चों, है ना। तो T2 इंटू √3/2 प्लस, ये तो यही एज इट इज है, T3 की वैल्यू लिखे क्या आएगा, तो T2 अपॉन √3 इंटू 1/2, इसकी वैल्यू लिखी, और इक्वल टू कितना होगा बताओ, इक्वल टू बोलो 100। तो बच्चों एलसीएम क्या आएगा इसका बताओ, एलसीएम क्या आ जाएगा, 2√3, भाई ये तो अपॉन में 2 था,
ये अपॉन में 2√3, तो एलसीएम 2√3 आएगा, 2 से 2 गया तो √3 इंटू ये करेंगे, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो क्या आएगा 3t2 प्लस ये तो 2√3 है पूरा, तो क्या आएगा t2 इक्वल टू बोलो बच्चों 100। अब कर लोगे, चलो मैं ही कर देता हूं, है ना। 4t2 इक्वल टू, इसको इधर ले जाएं, कितना आएगा 200√3, समझे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ गया t2, देखो कितना आया 200√3 डिवाइडेड बाई 4, और ये कितनी बार कट जाएगा यहां से बताओ, ये 4 से 50√3 न्यूटन। देखो कोई ऑप्शन है या नहीं, तो 50√3 जो ऑप्शन वो उसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे समझ में, सिंपल था, केवल कैलकुलेशंस थी थोड़ी सी, बाकी कंसेप्ट कोई भारी नहीं था इसमें, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं बच्चों। सेवंथ क्वेश्चन है, देखिए ऐसे एक केज टाइप में है, केज, एक केज है, इस केज को यहां से एक पुली से लटका रखा है इसे, और इधर से जो रस्सी है स्ट्रिंग, वो यहां कोई थोड़ा सा होल मान लो, उस होल में होके आ रही है अंदर ऐसे, है ना, स्ट्रिंग आ रही है इसके अंदर होके, ऐसे मान लो चलो ना, और यहां एक आदमी इसको खींचे हुए ऐसे खींच रहा है और इक्विलिब्रियम में है। क्वेश्चन समझ आया, एक केज हवा में लटका हुआ है, नीचे जमीन नहीं है, हवा में केज है, और उसके अंदर एक आदमी है। अब उससे केज से एक रस्सी पुली पे होकर जा रही है और इसको खींच रहा हूं, उसको खींचने की वजह से छोड़ देगा तो क्या होगा, गिर जाएगा ना नीचे, केज तुरंत गिर जाएगा नीचे, उसने पकड़े हुए ऐसे, ठीक है। A man of 50 kg stand in a frame of 30 kg, दोनों का मास है, आदमी का मास कितना दे रखा है 50 kg, समझे बच्चों, और इस केज का या जो भी फ्रेम नाम दो इसको, उसका खुद का मास है 30 kg। तो अब इसको एक क्वेश्चन ने पूछ रहा है कि बताओ इक्विलिब्रियम में अगर रखना है तो इसको कितनी टेंशन लगानी पड़ेगी, इस आदमी को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि हवा में लटका रहे ऐसा। तो चलो एक काम करते हैं कि यहां पे अपन इसका एफबीडी बनाएं। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, अब इसको दो तरह से कर सकते हो बच्चों, है ना, दोनों तरीके बताता हूं मैं। अगर तुम चाहते हो कि हम आदमी का अलग एफबीडी बनाएं, केज का एफबीडी अलग बनाएं, ध्यान से देखना, तो वो भी कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इसको सिस्टम से भी कर सकते हैं। अलग अलग एफबीडी बना के करता हूं, अलग अलग एफबीडी बनाओगे देखो, तो ये तो हो गया पर्सन, या चलो यहां बनाता हूं, है ना, ये तो हो गया केज और ये है पर्सन, दोनों का एफबीडी अलग अलग बना के करता हूं। मेथड 1, आदमी पे कितने फोर्स लग रहे हैं सोचो, आदमी पे कितने फोर्स लग रहे हैं देखते जाना। अब मैं सिस्टम से नहीं, अकेले अकेले के एफबीडी से कर रहा हूं। तो आदमी का एमजी, आदमी का एमजी कितना होगा बताओ, 50 इंटू जी यानी 500 न्यूटन। उसके बाद ये केज इस पे नॉर्मल लगाएगा, केज के अंदर खड़ा हुआ है तो नॉर्मल एन, और जो बच्चे भूलेंगे वो क्या है, आदमी ने स्ट्रिंग पे टेंशन टी लगाई जो हमें निकालनी है क्वेश्चन में, उसको खींच रहा है टी फोर्स से, तो स्ट्रिंग भी इस पर्सन पे टी किधर लगाएगी बताओ, ऊपर की तरफ, स्ट्रिंग भी टी किधर लगाएगी, ऊपर की तरफ लगाएगी। बस ये फोर्स लग रहे हैं इस पे, देखो एमजी जो किसने लगाया, ग्राउंड ने, नॉर्मल जो किसने लगाया, फ्लोर ने, और स्ट्रिंग को इसने खींचा टी से, तो स्ट्रिंग भी इस पे टी लगाएगी ऊपर, और ये बैलेंस हो रहा है, इक्विलिब्रियम में दे रखा है। तो क्या इक्वेशन बनेगी तो एन प्लस टी इक्वल टू 500, इक्वेशन ये मेरा 1। अब इसके बाद दूसरा केज का एफबीडी बनाए अपन, तो केज पे कौन कौन से फोर्स है बोलो, केज का खुद का एमजी होगा नीचे की तरफ, कितने का है केज, 30 kg का,
तो कितना लगेगा बताओ, क्यों बच्चों, 300 न्यूटन। और बोलो, आदमी ने इस पर नॉर्मल नीचे लगाया होगा कि नहीं, तो केज पे इस पर खड़ा है ना ये, तो इस पर नॉर्मल लगेगा किधर की तरफ, नीचे की तरफ। और इसमें जो टेंशन है टी, वो सेम, यहां तक टेंशन सेम रहेगी, मासलेस स्ट्रिंग है तो इस पर टेंशन केज पे इधर लग रही होगी। देखो ये रस्सी यहां से आ रही है ना ऊपर, तो इस पर टेंशन किधर लगेगी, टी ऊपर की तरफ। आगे समझ में, और कोई फोर्स नहीं है इसके अलावा। अब इस पे बैलेंस करें अपन, तो क्या आएगा, तो 300 प्लस एन, दिख रहा है, 300 प्लस एन, और इट शुड बी इक्वल टू टी। अब सोचो हमें निकालना क्या, बताओ, हमें निकालना है टी, तो एन को यहां से एलिमिनेट कर दें। तो अगर एन को एलिमिनेट करें तो एन की वैल्यू यहां से पुट कर दो। देखो एन की वैल्यू यहां से क्या आ रही है, एन इक्वल टू 500 माइनस टी, टी को उधर ले जाओ ना, एन की वैल्यू क्या आ गई, 500 माइनस टी, वो यहां पुट कर दो। तो 300 प्लस बोलो 500 माइनस टी इक्वल टू टी, इसको उधर लाओ, तो 800 इक्वल टू कितना आएगा बोलो, इक्वल टू 2t। तो टी कितना आएगा बताओ, टी इक्वल टू 400 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन है देखो एक बार। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर कोई सा भी नहीं है, ऐसा है क्या, ऑप्शन है इसका फर्स्ट। कैसे, 400 को लिख दिया 40 इंटू जी, जी भी तो 10 होता है, तो 400 को ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट आ जाएगा। अब अगर तुम इसको सिस्टम से करना चाहो, दूसरा मेथड क्या है, सिस्टम से करना चाहे अपन मान लो, तो सिस्टम से कैसे कर सकते हैं जरा देखो। तो सिस्टम पे कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्स है जरा बताओ। सिस्टम में कौन है हमारा, सिस्टम में ये पर्सन प्लस केज मान लिया, सिस्टम पे पर्सन प्लस केज मान लिया अपन ने, तो दोनों को एमजी लगेगा नीचे, देखो दोनों पे एमजी लगेगा, कितना 50 तो इसका है, 30 इसका है, तो कितना आ गया बताओ, 800 mg, 80 इंटू जी के लो, एक ही बात है। और यहां टेंशन टी जो कि केज पे लगी, और यहां टेंशन टी जो कि आदमी पे लगी थी ना, आदमी पे। अब बताओ केज पे कौन लगा रहा है, स्ट्रिंग, आदमी पे भी कौन लगा रही है, स्ट्रिंग, जो हमारे सिस्टम में नहीं है। स्ट्रिंग जो फोर्स लगाएगी वो कौन सा फोर्स होगा, एक्सटर्नल। तो बहुत से बच्चे गलती करके कि यहाँ पे टी दिखा देते हैं बस, कि टी हो गया, ये गलत है, ये टी प्लस इस पर्सन पे भी टी लगेगा ऊपर की तरफ, ये की एक्सटर्नल फोर्स था, क्योंकि स्ट्रिंग हमारे सिस्टम में नहीं है। हमने किसको माना सिस्टम में, तो केवल केज प्लस पर्सन को। तो यहां जो टेंशन टी होगी और यहां जो टेंशन टी होगी, ये दोनों ही एक्सटर्नल फोर्स है। समझ आएगी बात, तो बस हो गया कैसे कि 2t इक्वल टू 2t ऊपर लग रहा है, पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स 2t है, इक्वल टू 800, तो t कितना है यहां से वही देखो 40 g, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन पे चले बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, जरा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एक इंक्लाइन प्लेन पे 3 ब्लॉक हैं, इंक्लाइन प्लेन है और उस पे 3 ब्लॉक है ना, कौन कौन से, ये M1, बीच में है M2 और तीसरा है M3, और ये एंगल है थीटा, और इधर से फोर्स लग रहा है कितना, F, दिख रहा है। ओके, 3 ब्लॉक्स आर प्लेस्ड, तो क्या वो फाइंड द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन M2 एंड M3, समझे, M2 और M3 के बीच कांटेक्ट फोर्स बताना है। तो और इसमें एक पहली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 3 ब्लॉक्स आर प्लेस्ड एट रेस्ट, तीनों ब्लॉक रेस्ट पे हैं, कोई भी नहीं चल रहा है, तो इनके बीच में नॉर्मल कितना होगा, ये हमें उसको देखना है। तो देखो क्लियर है कि यहां पे तीनों ब्लॉक रेस्ट पे हैं, तो M2 और M3 इनके बीच कितना नॉर्मल होगा, कितना कांटेक्ट फोर्स होगा। तो मैं M3 का,
अगर हम एफबीडी बनाए M3 का केवल, तो M3 पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं जरा देखना। तो M3 पे इधर नॉर्मल लग रहा होगा कितना, N, जो निकालना है तुम्हें, M2 और M3 के बीच का नॉर्मल निकालना है ना, तो M2 लग रहा है, और इधर जो है, इधर जो फोर्स होगा इसका कंपोनेंट आता है ना, तुमने कई बार किया है इंक्लाइन प्लेन पे, और इसको फिसलाने की कोशिश कौन करेगा, F3 को कौन फिसलाएगा, mg sin थीटा। इज इट क्लियर? तो इधर जो कंपोनेंट आएगा इसका इधर की तरफ, वो है m3g sin थीटा। आई बात समझ में? इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है, इधर का नॉर्मल ये तो बैलेंस हो जाएंगे, इसमें मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूं। तो डेफिनेटली यहां जो नॉर्मल होगा, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, वो नॉर्मल क्या के इक्वल होगा, इक्वल टू m3g sin थीटा। अगर ये ऑप्शन होगा, अगर ऑप्शन नहीं होता तो ये भी करेक्ट है, बट आई डोंट थिंक ये ऑप्शन में है कहीं ना कहीं। तो या तो इसे कह सकते हैं, या अगर हम ट्राई करें इस g sin थीटा की वैल्यू भी निकालने की, क्योंकि पूरा सिस्टम रेस्ट पे है। इस पूरे सिस्टम पे अगर मैं एफबीडी की बात करता हूं, तो पूरे सिस्टम पे जो इधर फोर्स लगेगा वो हर एक का mg sin थीटा होगा। देखो पहले ब्लॉक का, दूसरे का, और इसको कौन बैलेंस कर रहा है बताओ, F। पूरा सिस्टम रेस्ट पे ना, लिख रहा है क्वेश्चन में। ये मत करें कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कि हमें कैसे पता। तो हमें पता कि दे रखा है क्वेश्चन में रेस्ट पे है, तो ठीक है रेस्ट पे होगा। इसलिए एक इक्वेशन होगी m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू g sin थीटा। समझ गए बच्चों? mg sin, हर एक का mg sin थीटा, और इसको कौन बैलेंस कर रहा है, इक्वल टू f। तो यहां से मैं g sin थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं। देखो क्या आएगा, f, इस पूरे को नीचे ले जाओ यहां पे, है ना, तो f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 इक्वल टू आ गया मेरा g sin थीटा, और वो यहां पुट कर दूं मैं। तो नॉर्मल क्या आएगा, n इक्वल टू m3 इंटू जी साइन थीटा क्या लिखूंगा बच्चों बताओ, f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। तो f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, क्या ये ऑप्शन में है कहीं? तो इसलिए बच्चे इसको कई बार नन ऑफ दीज करके आ जाते हैं कि यार ये तो मिला ही नहीं कहीं, क्योंकि पहली बार में तो यही सोचने में आएगा, अब ये नहीं मिला ठीक है, लेकिन यहां से मैं जी साइन थीटा की वैल्यू ला सकता हूं। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, फोर फोर्सेज एक्ट ऑन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट पे चार फोर्स लग रहे हैं। द ऑब्जेक्ट विल बी इन इक्विलिब्रियम। ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में कब होगा? पहला ऑप्शन देखना, ऑल ऑफ देम आर इन द सेम प्लेन। चारों फोर्स एक ही प्लेन में हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सेकेंड, दे आर अपोजिट टू ईच अदर इन पेयर्स। एक दूसरे के अपोजिट हो पेयर में, ये भी कोई जरूरी नहीं है। इस तरह से हो सकता है कि भाई जैसे मान लो एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है ना, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स ऐसे है। तो एक्चुअली दिक्कत इसमें क्या है कि मतलब क्या होना चाहिए कि ये जो कंपोनेंट्स हैं और ये कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट इसको बैलेंस कर लें और ये कंपोनेंट इसको बैलेंस कर लें। तो थर्ड है, द सम ऑफ एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज जीरो सेपरेटली। और डी है, देयर इज ए क्लोज्ड फिगर ऑफ फोर साइड व्हेन एडेड एज पर पॉलीगन लॉ। तो ये इसका डी ऑप्शन करेक्ट है कि भाई पॉलीगन लॉ से इसको अगर अपन ऐड करते हैं तो उनको एक क्लोज क्वाड्रिलेटरल बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने पढ़ा हुआ वेक्टर में चार वेक्टर एक बंद पॉलीगन बना रहे मान लो, तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है? जीरो आता है। इसलिए इन सबका रिजल्टेंट जीरो है, क्योंकि क्वेश्चन में रखा है इक्विलिब्रियम में है। इसलिए पॉलीगन लॉ से कह सकते हैं कि ये फोर्स कैसे भी हो, लेकिन जब इनको तुम जैसे एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये और एक ये है, चार फोर्स है। ये मान लो F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है। तो इसलिए अब इनके इन्फ्लुएंस में ये पार्टिकल, ध्यान देना, इनके इन्फ्लुएंस में ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कब होगा? सीधी सी बात है, जब इनका नेट फोर्स जीरो होगा। नेट वेक्टर जीरो होने के लिए ये वेक्टर F1 है मान लो, ये वेक्टर F2 है, ये वेक्टर F3 है और ये वेक्टर F4। इस तरह से अगर क्लोज पॉलीगन बन जाएगा तो नेट फोर्स जीरो, और तभी मैं कह पाऊंगा कि ये कहीं पे है? इक्विलिब्रियम में।
क्वेश्चन नंबर 10 ये मैं करा चुका हूं क्लास में, वीडियो में देखना कि पुली का फोर्स कितना है, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 ये क्वेश्चन अभी तुम्हें स्किप करना है, ये भी क्या रोटेशनल मोशन से रिलेटेड है बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 अभी स्किप करना, जब रोटेशन पढ़ेंगे तब इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, ध्यान देना, ठीक है। क्वेश्चन 10th मैंने कॉपी में तुम्हें करा रखा है, वीडियो में देखना, ये कि ये क्वेश्चन कराया पूरा। 11th हमें स्किप करना है, अभी पढ़ा नहीं है, रोटेशन का कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं जा रहा हूं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, जरा ध्यान दो। 12 क्वेश्चन, ए 40 Newton block supported by 2 ropes, one rope is horizontal and another makes at an angle 30 degree with the ceiling। देखो ये डायग्राम सोचना इंपॉर्टेंट है। एक ब्लॉक है, इसको 2 रस्सियों से बांध रखा है, एक रस्सी तो हॉरिजॉन्टल है देखो, और दूसरी रस्सी जो सीलिंग से, ये सीलिंग मान ले ऊपर, हम लोग इधर सीलिंग मान लेते हैं, और दूसरा ब्लॉक सीलिंग के साथ इसका जो रस्सी है वो कितना एंगल बना रही है बताओ, 30। तो ये डायग्राम है कि नहीं बताओ जरा, और इसका कितना है 40 न्यूटन। 40 न्यूटन है ऑलरेडी, है ना। बहुत से बच्चे गलती कर देंगे कि 40 किलोग्राम पढ़ लेंगे इसको, 40 न्यूटन है तो 40 इंटू जी मत कर देना पहले ही, ये वेट दे रखा है इसका, यूनिट पे ध्यान दो। अगर किलोग्राम होता तो mg करता, अभी ऑलरेडी mg ये 40 ही है, 40 इंटू 10 मत कर देना। तो क्या पूछा है, द टेंशन इन द रोप अटैच्ड टू द सीलिंग इज अप्रोक्सीमेटली, जो सीलिंग से जुड़ी हुई रस्सी है इसमें टेंशन क्या होगा। तो इसमें टेंशन मान लेते हैं T1, और इसमें टेंशन में मान लेता हूं T2। तो तुम्हें पता है कि T1 का ये कंपोनेंट, ये तो 30 हो गया, तो ये भी 30 होगा, दिख रहा है ना अल्टरनेट एंगल। तो T1 का ये कंपोनेंट किसको बैलेंस करेगा, T2 को, और ये जो कंपोनेंट है तो इधर तो आएगा कॉस वाला, इधर आएगा साइन वाला, T1 साइन 30। तो क्या लिखोगे, तो इक्वेशन क्या बनेगी, T1 साइन 30 इक्वल टू कितना है 40। अब T2 से कोई मतलब भी नहीं कि दूसरी इक्वेशन भी लिखें, मुझे T1 निकालना है बस। अगर पूछता हॉरिजॉन्टल में बताओ फिर बात करते, अपन मतलब ही नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछा, क्यों अपन टाइम खराब करें। तो T1 इंटू 1/2 साइन 30 1/2 होता है, इक्वल टू 40, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो T1 जो होगा वो कितना आएगा, 80 न्यूटन आ जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन है बताओ, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, T1 इक्वल टू 80 न्यूटन। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखो बच्चों, 13वां क्वेश्चन क्या है, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है कि यहां से 2 स्ट्रिंग हैं बनी हुई है यहां पे, और एक यहां पे वेट है कितना 10 न्यूटन। मैं हिंट दूंगा, देखो सॉल्व तुम्हें करना पड़ेगा ना, मैं हिंट देता हूं केवल कि ये 30 डिग्री है, ये है 60 डिग्री। तो व्हाट आर द टेंशन इन OA एंड OB। O ये है, ये OA और ये B। OA तथा OB में टेंशन क्या होगी। तो अब ये 30 है, तो बताओ ये कितना होगा, बताओ 30। कई बार क्या ना, यहाँ टेंशन T1 मान लो ना, और यहाँ टेंशन क्या मान लें T2। अब ये 60 है तो ये कितना होगा बताओ 60, कर चुके अपन क्वेश्चन ऐसे। तो देखो ये जो कंपोनेंट है वो तो इसको बैलेंस करेगा, तो क्या इक्वेशन बनेगी बताओ, इधर थीटा ये 30 है और ये कंपोनेंट दोनों मिलके इसको बैलेंस करेंगे। बोलो इक्वेशन। तो T1 का जो इधर कंपोनेंट क्या आएगा, T1 cos 30, cos आएगा ना, और इधर क्या जाएगा T1 sin 30। ऐसे T2 के करो बच्चों, तो T2 का इधर क्या आएगा, T2 cos 30, सॉरी वो 60, और इधर T2 sin 60, दिख रहा है। अब बोलो कौन किसको बैलेंस कर रहा है बताओ, T1 sin 30 प्लस T2 sin 60 इक्वल टू 10, दिख रहा है। और हॉरिजॉन्टल T1 cos 30 शुड बी इक्वल टू T2 cos 60। ये मैंने इक्वेशन बना दी बच्चों, कहीं से एक से T1 की वैल्यू उठा के यहां रख दो तो T2 आ जाएगा। 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, सॉल्व कर लोगे ना।
ठीक है बच्चों, ओके। ये था क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखो एक बार। 14th क्वेश्चन क्या है बच्चों, a mass is hanging on a spring balance which is kept in a lift. The lift ascend with the increasing speed. Okay, the spring balance will show in its reading. क्या क्वेश्चन है बताओ, एक लिफ्ट ऊपर जा रही है और स्पीड इंक्रीज हो रही है। देखो इसमें रखा है ना, केप्ट इन लिफ्ट, लिफ्ट असेंड विद द इंक्रीजिंग स्पीड। तो लिफ्ट ऊपर जा रही है और इसका स्पीड बढ़ने का मतलब इसका एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है। ये क्वेश्चन कराया था क्लास में, ध्यान से देखना, वेइंग मशीन में भी कराया था, स्प्रिंग बैलेंस में भी कराया था। अगर इसकी स्पीड ऊपर बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन ऊपर हो गया, और एक्सीलरेशन ऊपर है तो फिर वहां जो टेंशन होती है स्प्रिंग बैलेंस में होती है एम इंटू जी की जगह पे क्या आता है, जी प्लस ए। जी की जगह पे क्या आता है, जी प्लस ए। अगर ये वीडियो में नहीं आया होगा तो देखना, आगे आ जाएगा। तो स्प्रिंग बैलेंस जो है उसमें ये होता है एम इंटू जी प्लस ए के बराबर। तो इसकी रीडिंग क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसलिए इसका आंसर क्या है, ए, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो में अच्छे से समझा रखा था, इसलिए कोई टेंशन न को लेना। क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन क्या है, हाँ सुनो, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज हैंग फ्रॉम ए स्प्रिंग बैलेंस माउंटेड वर्टिकली ऑन ए लिफ्ट। इफ द लिफ्ट मूव्स अप विद एन एक्सेलरेशन इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस विल बी। यानी क्या है, देखो ध्यान से कि ये स्प्रिंग बैलेंस का मतलब स्प्रिंग टाइप का होता है और इससे एक ब्लॉक लटका रखा है, और ब्लॉक का मास कितना बच्चों, 2 kg। अब ये ऊपर की तरफ जा रही है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट मूव्स अप विद एक्सीलरेशन इक्वल टू ग्रेविटी, जी एक्सीलरेशन से। लिफ्ट ऊपर चल रही कितने एक्सीलरेशन से, जी एक्सीलरेशन से। देन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, तो यहां रीडिंग यानी इस पॉइंट पे टेंशन होती है। मैंने बताया था स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होती है, इसका टेंशन कितनी है, तो इसका एफबीडी बनाओ। चलो एफबीडी बनाओगे तो क्या आएगा, ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन टी, नीचे mg 2g मान लें अपन, mg। अब बहुत से बैलेंस मत कर देना, t इक्वल टू 2g, ऊपर जा रहा है ये तो क्या लगाना पड़ेगा, f इक्वल टू ma लगाओ, t माइनस 2g, ये तो हो गया f इक्वल टू इसका मास इनटू एक्सीलरेशन भी g दे रखा है लकीली, तो इसको इधर ले जाएं तो t इक्वल टू क्या आएगा, तो 2g प्लस 2g क्या आएगा, तो 4g। इसलिए यहां पे इसका रीडिंग बताओ कितना, बताओ, सी ऑप्शन आ जाएगा, 4 इंटू, सॉरी नहीं सुनो, किलोग्राम में है आंसर, ध्यान से देखना, आंसर किलोग्राम में। ये काय में आया तुम्हारा, न्यूटन में। मैंने बताया था उस टाइम भी, वीडियो देखना ध्यान से, ऑप्शन किलोग्राम में अगर है तो डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, 10 कर देते हैं। अगर ऑप्शन न्यूटन में होता तो 4g न्यूटन सही है, लेकिन किलोग्राम में का मतलब क्या है कि ये कितने किलोग्राम का पड़ेगा, ये बैलेंस इस ब्लॉक को कितने किलो का बताएगा। तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई 10 यानी g से डिवाइड करते हैं, इसलिए g से g कैंसिल होगा बच्चों। तो क्या आंसर आएगा, होता है उसका 4 किलोग्राम। दोनों सही है, 4 किलोग्राम कह लो या तो, या 4g न्यूटन कह लो, क्योंकि 4g न्यूटन तो है नहीं इसमें, इसलिए डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मंकी वाला क्वेश्चन है ना, देखते हैं मंकी क्या करता है, देखते हैं। A monkey is descending from the branch of tree with a constant acceleration. If the breaking strength of the branch is 75% of its weight, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो है ना। The minimum acceleration with which the monkey can slide down without breaking the branch. Is it clear? यानी क्या है, जैसे एक ब्रांच है या कुछ भी मान ले, जैसे एक ये मान लो तुम तो एक रस्सी लटकी हुई है, ठीक है भाई, स्ट्रिंग है, और एक बंदर राजा इस पे नीचे आ रहे हैं साहब, ठीक है। अब बंदर को थोड़ा मदद करो बच्चों, इस रस्सी के टूटने की जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो इसके वेट का 75% है, यानी इसका वेट मान लो mg है, मतलब मास m है तो वेट कितना हो गया, mg, mg इसका वेट है, ठीक है।
तो रस्सी कितने पे टूटेगी, इसका 75% पे। 75% समझते हो, 3/4, 75% जानते हो ना। तो इसलिए इसमें जो मैक्सिमम टेंशन हो सकती है, समझना ध्यान से, इसमें जो मैक्सिमम टेंशन हो सकती है रस्सी में वो कितनी है बताओ, 75% ऑफ mg, है ना। 75% ऑफ mg मतलब ये होता है 3/4, 75% 3/4 mg हो सकती है। तो ये सब बंदर जो है, मंकी जो है, ये कितने एक्सीलरेशन से मैक्सिमम उतर सकता है नीचे। तो इस मंकी को उतारो नीचे, तो इस मंकी का एबीडी बनाओ सभी, है ना। इस पे नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है बताओ, mg। अब सोचना, जब तुम खुद सोचो, जैसे तुम रस्सी पकड़ के नीचे उतर रहे हो, ध्यान से देखना, रस्सी पकड़ के नीचे उतरोगे तो रस्सी पे किधर फोर्स लगाओगे, नीचे या ऊपर बताओ। सोचो इसको, एक रस्सी पकड़ के हम नीचे आ रहे हैं, तो हम रस्सी पे नीचे तो फोर्स लगाएंगे, रस्सी को जो थोड़ी खींचोगे ऊपर, नीचे फोर्स लगाएंगे ना। तो रस्सी पे तुमने नीचे लगाया, तो रस्सी तुम पे किधर लगाएगी बताओ, ऊपर। स्ट्रिंग पे ये इधर फोर्स लगाएगा यूं। सोचो इसको आराम से, अगर तुम्हें कह दिया कि रस्सी पकड़ के नीचे उतरो, तुम स्ट्रिंग पे किधर फोर्स लगाओगे, नीचे, तो तुम पे किधर लगेगा, ऊपर। तो इस बंदर राजा पे फोर्स लग गया किधर, ऊपर। अब साहब इस मंकी की दिक्कत हो जाएगी क्योंकि रस्सी टूट सकती है, बेचारा गिर जाएगा ये, है ना। इसको तुम क्या मतलब, अपन क्या इसको सलाह देंगे कि भाई तुम मैक्सिमम कितने एक्सीलरेशन से उतर सकते हो। तो इसे पूछा गया है कि व्हाट इज द मिनिमम एक्सीलरेशन, मिनिमम एक्सीलरेशन कितना हो सकता है। तो यू नो कि mg, क्योंकि इसको नीचे उतरना है, तो mg माइनस टी इक्वल टू क्या लिखोगे, ma। mg माइनस टी इक्वल टू ma। अब अगर t बढ़ता जाएगा और टेंशन, तो बताओ एक्सीलरेशन क्या होगा, घटता जाएगा। ध्यान से देखना, t अगर बढ़ रहा है तो एक्सीलरेशन कम होता जाएगा। तो कम से कम एक्सीलरेशन कितना हो सकता है कि t को वैल्यू ये रख दें अपन, क्योंकि अगर इससे कम एक्सीलरेशन हुआ, सोचो इससे कम एक्सीलरेशन हुआ तो टेंशन फिर इससे ज्यादा हो जाएगी। देखो, इसलिए mg माइनस 3mg/4 इक्वल टू ma। तो बोलो कितना हो गया ये, mg में से mg/4 तो 1/4 बचेगा ना। कैलकुलेशन जल्दी क्या करो, बच्चों की तरह नहीं कि एलसीएम ले रहे हो, 1 में से 3/4 जाएगा तो 1/4 बचेगा। तो mg/4 इक्वल टू बोलो ma। तो बंदर को समझाओ बच्चों कि भाई तुम g/4 से कम एक्सीलरेशन से मत उतरना, योर मिनिमम एक्सीलरेशन इट मे बी g/4। ये मिनिमम में ध्यान रखना, मैक्सिमम नहीं है ये, क्योंकि यहां पे ध्यान दो इस मैथमेटिक्स पे थोड़ी सी, वो जितना अपना एक्सीलरेशन डिक्रीज करेगा उतना ही टेंशन इसमें इंक्रीज होगी। देखो, क्योंकि इसमें mg तो एक फिक्स टर्म है। थोड़ा मैथमेटिक्स से सोचो, मैं कहूं अगर x माइनस वाई इक्वल टू जेड, अगर ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है, जैसे mg हमारा फिक्स था, और मैं कह रहा हूं कि अगर z बढ़ाना है तुम्हें, सॉरी वो z कम करना है, z को कम करते जाओ तो y क्या होगा बताओ, y बढ़ेगा तभी तो z कम होगा। ऐसे यहां के टेंशन बढ़ रही होगी इसलिए एक्सीलरेशन इसका कम होगा। अब टेंशन बढ़ते बढ़ते कितना हो सकता है मैक्सिमम बताओ, 3/4। इसलिए यहां मिनिमम एक्सीलरेशन पूछा है, ना कि मैक्सिमम एक्सीलरेशन। क्लियर। तो यहां से उसका जो मिनिमम एक्सीलरेशन है वो कितना हो सकता है बताओ, g/4। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन हो गए अपने, 16 क्वेश्चन डिस्कस हो गए, है ना। अगले जो बचे हुए हैं वो अगले वीडियो में बच्चों में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करते रहना और इसको अपन डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, गुड बाय।